जब वो व्यक्ति उठ करके बोलता था, ड्रॉप साइलेंस, एक व्यक्ति नहीं बोलता था, उसके एक एक शब्द को कान लगा करके सुनते थे। ऐसा महान व्यक्ति था। सरकार अगर कोई निर्णय इस प्रकार का कर लेती थी जिसकी आवाज बन करके वो व्यक्तित्व सरकार के कानों तक पहुंचाता था। इतने लंबे कार्यकाल में विपक्ष के नेता होते हुए जिस महान व्यक्तित्व ने विपक्ष की भूमिका को नीचे गिरने नहीं दिया, ऐसे महान व्यक्ति, पराक्रमी व्यक्ति, और जब जिनको समय मिला इस देश की सेवा करने का, तो उन्होंने इस भारत मां की मजबूत विकास की नींव रखने का काम श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया, जिनका आज हम पुण्यतिथि मना रहे हैं। और आज इस अवसर पर जब हम मधुमक्खी पालन की राज्य स्तरीय इस कार्यशाला में हम एकत्र आए हैं, इस अवसर पर हमारे कृषि एवं कल्याण विभाग के कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा जी, हरियाणा सरकार के पूर्व में मंत्री और इस क्षेत्र के हमारे नेता सुभाष सूदा जी, चेयरमैन पशुधन बोर्ड हरियाणा सरकार धर्मवीर मिर्जापुर जी, पेहवा से जिन्होंने चुनाव लड़ा जय भगवान शर्मा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, शाहबाद से जो हमारे प्रत्याशी रहे सुभाष कलसाना जी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर BR कंबोज जी, और हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पंकज अग्रवाल जी IAS, और हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी साकेत कुमार जी IAS, हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के डायरेक्टर रणवीर सिंह जी, और हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के विभागाध्यक्ष अर्जुन सिंह सैनी जी, और उपस्थित कुरुक्षेत्र की इस पवित्र ऐतिहासिक भूमि, जिस भूमि पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सर्व मानव जाति के लिए ज्ञान का संदेश दिया, कर्म का संदेश दिया, उस भूमि पर हम एकत्र आए हैं। आप सबको जन्माष्टमी पर्व की तो बहुत बहुत बधाई है। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके भी राम राम करता हूं। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र की इस पावन नगरी में मधुमक्खी पालन पर आयोजित कार्यशाला में आप सब के बीच में आकर के मुझे भी बड़ा गर्व और हर्ष हो रहा है। जैसा मैंने कहा है कि इस धरा पर एक नए कृषि यज्ञ हम सब जानते हैं, एकीकृत मधुमक्खी पालन पर विचार मंथन करने के लिए हम यहां एकत्र हुए हैं। आज की यह कार्यशाला मधुमक्खी पालकों को वैज्ञानिक
वह आधुनिक ढंग से मधुमक्खी पालन करने की एक नई दिशा भी देती है। मैं सोच रहा था कि आप मधुमक्खी से कितना प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। मधुमक्खी भी जब आप शहद उनका निकालते हैं तो आपको कुछ नहीं बोलती, कुछ नहीं कहती। अगर कोई और छेड़का और कोई छेड़का भी देख ले क्योंकि हम लगातार इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्यार से उनके बीच में से हम सामान भी ले लेते हैं। यही तो एक संदेश है भगवान श्री कृष्ण ने दिया है। प्यार से तो व्यक्ति सब कुछ दे देता है, और अगर वैसे लेना चाहे तो हालत खराब कर देता है। मुझे खुशी है कि मैं अपने ऐसे किसान भाइयों के बीच में आज उपस्थित हुआ हूं कि जो कृषि के साथ साथ अपनी आय को बढ़ाने के लिए अलग से काम कर रहे हैं, और उसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत रहती है। सरकार नए नए नवाचार, नए नए इंसेंटिव कि हमारे किसानों को मिले ताकि उनकी आय बढ़े। अभी राणा जी कह रहे थे कि आय भी दुगनी होगी, विपक्ष को पता नहीं चला अभी तक भी आय दुगनी होगी। उनकी स्थिति क्या थी? अपने तरफ नहीं ध्यान करते कि हमने क्या किया है। उंगली उठाना आसान है, परंतु करना और उसको धरातल पर उतारना वो कितना कठिन है आप सब जानते हैं। आपकी मेहनत को हम सलाम करते हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश आप उसकी एक रीढ़ की हड्डी है, उसके रूप में काम करते हैं। आपका पसीना इस धरती को सींचता है, आपकी मेहनत देश के लोगों का पेट भरती है। हमें खेती को आज बहुआयामी बनाने की आवश्यकता है। इसके ऊपर लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अरे लंबे आजादी के 75 वर्षों के बाद कोई प्रधानमंत्री आया जिसने किसान की चिंता की है। क्योंकि मैं जब 2019 से 24 के कार्यकाल में लोकसभा में था, विपक्ष इस बात की बात करता था कि किसान की हालत खराब है। मैं सोचता था भाई मोदी जी को तो मैं 6 साल हुए बने नो, 6 साल में तो हालत खराब नहीं हुई, यह हो सकती है। हालत खराब तो किसान की जिन लोगों ने 55 साल तक इस देश के ऊपर काबिज रहे। 55 साल में तो सरकार भी रिटायरमेंट कर दे नहीं कर दे हैं? रिटायरमेंट की तरफ भेज देती है। भी उनका कार्यकाल अगर देखें तो उससे कम से कम ये तो पता चले कि क्या किया है, क्या हुआ है। किसान हमारा इस प्रकार का था
कि भाई अगर बेटे का रिश्ता भी करना होता था, पहले आकर के पूछते थे कि जमीन कितनी है। और इसके अंदर मैं एक और बात बता रहा आप लोग गनु, कहीं ना कहीं गलती मारी भी है। गलती मारी इसलिए है कि हमने बेटे को इस तरीके से तैयार कर दिया कि खेती में कुछ नहीं है। कहा कह वो खेती के दौरान नहीं लगता, स्थिति खराब हो ही नहीं। कहा भाई तब पढ़ ले, कहा खेती में नहीं कुछ है। ये आपने तो यूं कहा उसने, हमारा किसान बोला भी पढ़ लेगा कहीं लग जाएगा। परंतु मैं ये भी देखता हूं, बड़ा चिंता का विषय है ये, हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है। भाई परिवार के अंदर 4 या 5 बच्चे होते थे। एक बच्चा तो स्पेशल खेती के लिए होता था, घर के काम के लिए होता था, घर के काम करता था। कोई बाहर से आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई मिलने वाला आ गया, वो व्यक्ति जरूर घर पे मिलता था। इवे एक बच्चा जन्नू बाहर जाना पड़ गया, घर का ताला लग गया। लग गया नहीं लग गया, ये बड़ा चिंता का विषय है। और मैं आपको एक और बात कह रहा हूं, देखिए डेवलपमेंट हो रही है। ये भवन बना है जिसके अंदर हम बैठे हैं, इस भवन के पीछे भी व्यक्ति की ताकत है, शक्ति है। व्यक्ति ने खड़ा किया है इस भवन को, ये वैसे नहीं खड़ा हो गया। इसके पीछे व्यक्ति है जिसने खड़ा किया है। परंतु जब व्यक्ति नहीं होगा तो डेवलपमेंट कहां होगी? डेवलपमेंट भी रुक जाएगी। एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो, आज उसका असर गलत पड़ गया। ये बड़ा विचारणीय विषय है। एक एक बच्चा है, वही बाहर चला गया, बुजुर्ग मां बाप, कोई पानी पूछने वाला नहीं मिलता। फिर दिखते हमारे सामने खड़ी होगी। कहीं ना कहीं हम लोग जो बोलते हैं उसकी तरफ बढ़ जाते हैं, उसके परिणाम लंबे समय तक गलत निकल करके आते हैं। हमें इन बातों की चिंता भी करनी चाहिए। और मैं आपको ये बात कहने के लिए आज आया हूं कि देश के विकास के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 11 वर्षों में एक जबरदस्त देश के अंदर बदलाव किया है। हम अगर ये बात करते हैं, देखिए मैं ये बात तो नहीं कहता, विपक्ष है उसकी भूमिका अपनी होती है, ठीक बात करे। मैं नारायणगढ़ से विधायक बना था और प्रधानमंत्री जी ने तब एक योजना लागू की थी। राणा जी भी मेरे साथ, जब हम इकट्ठे विधायक बने थे, दोनों जिलाध्यक्ष थे, दोनों विधायक बन गए और दोनों मंत्री बन गए। प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना लागू की। फसल बीमा योजना लागू की। भाई कोई योजना लागू होती है, अगर उसमें कोई गलती हो, सुधार भी होता है नहीं होता, उसका सुधार होता है। कोई नई योजना आएगी, उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहती हैं। ऐसा नहीं है कि हम उसको 100% करके लागू कर देंगे। आप लोग उसके अंदर बताएंगे, उसके अंदर दुरुस्त करेंगे, दुरुस्त करके वो धीरे धीरे करके लोगों के बीच में उसका लाभ मिलेगा। और सरकार यही सोचती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की यही सोच थी कि मेरे किसान की आय बढ़े, मेरा किसान मजबूत हो, मेरे किसान को किसी और की तरफ देखने की आवश्यकता ना हो। और प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई, फसल बीमा योजना लागू की। हम भी देखते थे, हमने
रिकॉर्ड निकलवाया तो रिकॉर्ड के ऊपर बात आप भी जानकारी ले सकते हैं। कभी कहते भी झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं है, ये रिकॉर्ड की बात है। हमने 2004 से लेकर के 2014 रिकॉर्ड निकलवाया। भाई किसान की फसल का अगर खराबा हुआ है तो कितना पैसा उसको पहुंचाया है सरकार ने, अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है। ऐसा नहीं है कि पैसा पहुंचा नहीं पहुंचा। 1155 करोड़ रुपए 10 साल, 1155 करोड़ रुपए गया। किसान की फसल खराब हुई, किसान को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था नहीं मिला, और ये बात बोलते हैं कि किसान की हालत खराब हो गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने फसल बीमा योजना लेकर के आए कि किसान की स्थिति को ठीक करना है। फसल बीमा योजना आई 2014 से आज 2025, 15,500 करोड़ रुपया अगर मेरे हरियाणा में किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। 2 गुना 3 गुना से भी ज्यादा। और ये बात बोलते हैं कि किसान की हालत खराब कर दी। भाई हालत तो आपने खराब करी, हमने नहीं करी, आपके समय में हुई है किसान की हालत खराब। और किसान भी जब उसकी हालत खराब हुई है तो वो भी तभी अपने बच्चों को कहने लगा भी भाई खेती में कुछ नहीं रखा, आप पढ़ लो, नौकरी कर लो। बच्चों का माइंड चेंज हुआ है, और माइंड चेंज हुआ है तो इसके कारण ये समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है। अरे हमारा ये कृषि का साधन तो ऐसा था, मैंने कहा है, अगर सरकारी नौकरी लगा होता था उसका रिश्ता नहीं करते थे। कहा क्या पता क्या हो जाएगा, कहा सरकारी नौकरी वाले का रिश्ता नहीं करते थे। आपको मालूम है उस स्थिति के बारे में। परिवार में आकर के पूछते थे कि बच्चे के नाम कितनी जमीन आएगी, तब जाकर के रिश्ता होता था, नौकरी से रिश्ता नहीं होता था। उल्टा हो गया, हम सबके सामने है, हम देख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में जब से ये चालू हुई है 7,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर पहुंचाया है। 7,000 करोड़ रुपया कोई छोटी रकम नहीं है ये। किसान की आय बढ़े, हमने किसान की आय बढ़ाने के लिए कि उसका जो भी प्रोडक्शन खेत के अंदर हो वो वेस्टेज ना जाए। अगर उसके खेत के अंदर पराली भी है, हमने बिजली से अंतर लगवाए, आपके सामने है, अभी भी और लगेंगे, हम धीरे धीरे करके लगवा रहे हैं ना, ताकि उसकी फरोख्त हो सामान की। कहीं पार्टी जा रही है, अभी लग जाएंगे। किसान को अपनी पराली भी जलाने की जरूरत नहीं है। जलाता था नहीं जलाता था, उसके लिए सिस्टम खड़ा हो गया, धीरे धीरे करके खड़ा कर रहे हैं। किसान को इंस्ट्रूमेंट भी पराली को इकट्ठा करने के लिए खेत में सब्सिडी के ऊपर दे रहे हैं, चाहे बेलर है, रीपर है। किसान अगर अपने खेत के अंदर पराली नहीं जलाता है तो उसको 1,000 रुपया हरियाणा सरकार देती थी ना जलाने के लिए, उसको काट के बेच दे बस खाली। 1,000 रुपया प्रति एकड़ उसके खाते में पहुंचा रही है। हमने बजट में अब घोषणा की है, हमने कहा कि इसको हम 1,200 रुपए करेंगे, 1,200 रुपए करेंगे। हमने ये घोषणा की है और हम 1,200 रुपए दे रहे हैं। और जहां वो काट करके बेचने जा रहा है तो वो भी उसको पैसे दे रहा है। अगर आपके खेत के अंदर गन्ने की पाती भी है, वो भी बिक रही है, उसकी भी व्यवस्था खड़ी की है कि किसान की इनकम बढ़े।
हमारे मंत्री जी ने बात किया है मछली पालन का। अगर सिस्टम ठीक हुआ हरियाणा के अंदर पिछले 10-11 वर्षों के अंदर, हमारे हरियाणा के अंदर तो यहां कोई समुद्र या कुछ और नहीं लगता आपके सामने। जहां जिन स्टेट्स को समुद्र लगते हैं वहां पर मछली पालन का ज्यादा काम होता है, वहीं पर इसकी ज्यादा वो होती है। और आज मुझे खुशी है कि आज 82,000 मीट्रिक टन इतनी है अपने साकेज मछली का उत्पादन हरियाणा के अंदर। कोई छोटा नहीं है, इतना बड़ा है। उस सिस्टम को ठीक किया है, अरे नहीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। और विपक्ष के लोग बोलते हैं कि सरकार कोई काम नहीं कर रही। मैं एक दिन एक बात और याद आ गई, आप कहेंगे क्योंकि मेरे पास समय का भी अभाव है, आज कई कार्यक्रम है। मैं जब नारायणगढ़ से विधायक बना, नारायणगढ़ के साथ बैठे होंगे यहां कुछ लोग, बैठे डॉक्टर साहब पीछे ऊपर भी बैठे हैं मैं वहां से विधायक बना तो मेरे पास मेरे कार्यकर्ता आते, कहा जी ये गली बना दो। गांव के अंदर घर कोई बाहर बना लेता है और गांव में ट्रैक्टर भी चलते हैं, बुगियां भी चलती हैं। जब बरसात का महीना होता है तो रास्ता खराब हो जाता है, आपके सामने निकला भी नहीं जाता, स्थिति खराब हो जाती है। तो मेरे पास हमारे कार्यकर्ता आते और मेरे को बोलते, कहा मंत्री जी कहा यह गली बनानी, मैं कहा बना देंगे। मैं भी कह देता था, मैं कहा बना देंगे, कोई बात नहीं। ये मेरे को मालूम था, मैं उनको भी नहीं कह सकता था क्योंकि उसको कह के भेजते थे। वो आता था जो कई बार आ लिए तो एक दिन वो अपने आप आ गया। कांग्रेस का कार्यकर्ता था अपने आप आ गया, मेरे को कहने लगा मंत्री जी कहा ये गली बना दो, बच्चे स्कूल जाते हैं कपड़े खराब हो जाते हैं, हम भी जाते हैं आते हैं कपड़े खराब हो जाते हैं। मैंने उसके सामने फोन ठेका, वीडियो नु कहा, मैं इसनू गली नु बना दे। मैं वीडियो ने 7 दिन के अंदर 7-8 दिन में वो सीमेंट की टाइल की गली बना दी, उसके घर तक पक्की गली बन गई। हर रोज गली से न पैर में गारा लग रहा न कुछ लग रहा, सूखे में घर जा रहा, सूखे में रहा। और गली पकड़ा होगा, कहा सरकार कोई काम नहीं कर रही। कहा है परंतु भड़काने वाले बहुत हैं। थम भड़के के नगरे करो, मैं तो ये बात कहूंगा काम तो ठीक हो रहा सारा मुझे खुशी है इससे। एक तरफ तो हमारे किसान भाइयों की मधुमक्खी पालन से अतिरिक्त आय होगी, दूसरी ओर हमारी जो मधुमक्खियों से परागण होने से पहले जब फूल आता है और मक्खी उस फूल के अंदर से जब वो सामान लेती है तो उसकी पैदावार भी बढ़ती है। आप सबको मालूम है इस बात के बारे में। किसान की पैदावार के ऊपर फर्क पड़ता है। अगर मक्खी फूल के ऊपर जिस पे बैठेगी तो उस खेत की पैदावार भी बढ़ जाएगी। हम इस बात का ध्यान करें। इसी प्रकार मधुमक्खी पालन ये हमारे लिए एक अतिरिक्त आय का स्रोत भी है। मैंने बहुत सारी कई बातें आपको कही हैं, चाहे किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए, हॉर्टिकल्चर के अंदर है। अभी मैंने बजट स्पीच के अंदर कहा है, हमारे BR कंबोज जी बैठे हैं, इनके यहां जब हम बजट तैयार कर रहे थे तो वहां भी गए।
और हमने सभी अपने किसान भाइयों को बुलाया। आप में से कौन कौन गया था सुझाव देने के लिए? गया था कोई? आप में से बुलाए थे हमने, एफपीओस बुलाए थे, हैं जी? नहीं बुलाए थे, हैं? गए थे हमने, बुलाए थे ऐसा नहीं है। हमने पूछा था, उसके अंदर सुझाव लिए थे कि किसान की आय को कैसे बढ़ाया जाए, हम क्या बजट के अंदर लेकर के आए। आप लोगों के बड़े सुझाव आए थे, अच्छे सुझाव आए थे, और मुझे खुशी है कि हमने उन सब सुझावों को उसके अंदर सम्मिलित किया, एक भी सुझाव नहीं छोड़ा था, सारे सुझावों को उसके अंदर सम्मिलित किया है। मुझे खुशी है इस बात की कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी श्वेत क्रांति से आगे बढ़कर के स्वीट क्रांति की आह्वान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, हम सबको मालूम है। मुझे यह भी खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने 31 जुलाई 2022 को अपने मन की बात में, हमारा, मुझे बाहर मिला है अभी, यहां बैठा होगा सुभाष जी, हाँ सामने ही बैठा सुभाष जी बैठे हैं, मन की बात में उसका जिक्र किया है, चर्चा किया, पूरे देश के सामने वो बात जाती है। जो हमारे किसान या हमारा कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और अपने कार्य को, समाज को एक प्रेरणा उससे मिल रही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो गैर राजनीतिक होता है, उससे राजनीति से कोई मतलब नहीं है, वो उसकी चर्चा मन की बात के अंदर करते हैं। हमारा एक किसान गुल्ला का था, उसकी चर्चा उन्होंने की और पराली के अंदर उसने बहुत अच्छा काम किया, प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उसका जिक्र किया है। मुझे ये खुशी भी है, मुझे गर्व भी होता है कि हरियाणा कृषि के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य है। हम सब देखते हैं, देख भी रहे हैं, हमारे किसानों ने हरित क्रांति को भी सफल बनाने का काम किया है। अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर के मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में स्वीट क्रांति से देश भर में अपनी अनूठी पहचान बनाने का काम हम इस मधुमक्खी पालन में करें। आज वो समय आ गया है। मुझे ये भी खुशी है कि मधुमक्खी पालन को अक्सर केवल शहद के उत्पादन के लिए ही देखा जाता है, परंतु यह सोच अधूरी है। मैं ये मानता हूं हमें एकीकृत मधुमक्खी पालन की व्यापक अवधारणा को समझने की आज जरूरत है। शहद केवल एक स्वादिष्ट आहार नहीं है, बल्कि यह आयुर्वेद का एक अमृत भी है। इस बात को भी हमें समझना चाहिए। दुनिया में भारतीय शहद की मांग बढ़ रही है, क्योंकि यहां की विविध हमारी वनस्पतियों हम सब देखते हैं से प्राप्त जो शहद है वो अधिक गुणवत्तापरक है, उत्तम है। अगर हम पैकेजिंग, ब्रांडिंग और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर ध्यान दें तो हर किसान अपने शहद को विदेशी बाजारों में भी बेच सकता है, पहुंचा सकता है। मुझे ये भी खुशी है कि मधुमक्खी हमें शहद के अलावा रॉयल जेली, हम सब जानते हैं, रॉयल जेली, बी वैक्स और प्रोपोलिस, बी पालेन और बी वेनम जैसे कई महत्वपूर्ण
उत्पाद भी हमें ये देती है। हमें इसके बारे में मालूम है। इनकी बाजार में विशेषकर जो हमारे फार्मास्यूटिकल और कॉस्मेटिक उद्योग हैं में भारी इसकी मांग भी है। इन उत्पादों का मूल्य शहद से कई गुना अधिक होता है। यह हमारी कृषि के साथ हमारी इनकम का एक बड़ा स्रोत है, साधन है। और मुझे यह भी खुशी है मित्रों कि मधुमक्खी पालन का हमारे कृषि जीवन में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। मधुमक्खी केवल शहद बनाने वाली कीट नहीं, बल्कि हमारी फसलों की सबसे बड़ी मित्र अगर कोई कहे तो ये मधुमक्खी है। मैंने जिसका जिक्र किया है कि एक कर्मयोगी के रूप में ये काम करती है। ये जिस भी फूल के ऊपर बैठेगी उस फसल का आप अलग से आंकलन करेंगे, उसका उत्पादन बढ़ेगा। और कृषि विशेषज्ञों का तो मानना ही है, हम सब जानते हैं कि पोलिनेशन के माध्यम से हमारी फसलों की पैदावार में जो वैज्ञानिक बताते हैं 25 से लेकर के 50% तक की एक्स्ट्रा वृद्धि होती है। यह हमारे वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर सर्च किया है। हमारी सरकार मधुमक्खी पालन को धरातल पर उतारने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, क्योंकि ये किसान का एक अलग इनकम का साधन है। लैंडलेस भी इस काम को कर सकता है, वो भी अपनी इनकम का साधन खड़ा कर सकता है। जो अभी स्टार्टअप की बात आदरणीय मंत्री जी ने की है, मैं ये देखता हूं कि व्यक्ति मेहनत करने वाला हो कहां से कहां चला जाता है। मैंने हमारे जो हरियाणा प्रदेश के स्टार्टअप थे उनसे एक दिन बातचीत किया, मैं उनको बुलाया, मैंने कहा कि मैं इनसे मिलना चाहता हूं। मैं जब उनसे मिला, लगभग 80-100 के करीब में स्टार्टअप थे। मैं एक एक से बात कर रहा था, उनके एक्सपीरियंस पूछ रहा था। मैं कहा आपने क्या क्या काम किया, कैसे शुरू किया। पढ़ते पढ़ते बच्चे स्टार्टअप में आ गए, जो काम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं। और एक बच्चे ने कहा कि मैंने 0 बैलेंस के ऊपर काम शुरू किया, अरे मैं अभी फाइनल में हूं, मेरी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए की हो गई है। ये व्यक्ति की मेहनत की बात है, कितनी गति से वो काम करता है। ये हमारे स्टार्टअप हरियाणा के जो काम कर रहे हैं उदाहरण बनते हैं किसी न किसी के लिए, युवाओं के लिए प्रेरणा बनते हैं। उनसे कुछ सीखें कि अगर व्यक्ति मेहनत करता है, परमपिता परमात्मा उसकी मेहनत को नहीं पीछे रहने देता, उसकी मेहनत को जरूर फल लगता है। हमें मेहनत की आवश्यकता है। और मुझे यह भी बताया गया है कि हमारा जो यहां एक केंद्र खुला हुआ है, एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र यहां स्थापित है। हम इस केंद्र में शहद व्यापार केंद्र भी हमने स्थापित किया है। इस केंद्र के माध्यम से हमारे जो मधुमक्खी पालक अब तक लगभग 74,000 बक्से, 3,43,000 काम सीट उसके माध्यम से वितरित भी की गई हैं हमारे मधुमक्खी पालकों को। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 175 मीट्रिक टन शहद का प्रसंस्करण व 1,85,000 यूनिट की बॉटलिंग भी यहां की गई है हमारे मधुमक्खी पालकों के द्वारा। मुझे खुशी है कि हमने प्रदेश में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मधुमक्खी पालन नीति 2021 ये पहली बार हरियाणा के अंदर बनी है, ताकि हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं उनको लाभ मिले। और इस नीति के तहत वर्ष 2030 तक मधुमक्खी पालकों की संख्या बढ़ करके 7,750 करने और हमारा
15,300 मीट्रिक टन शहद उत्पादन करने का लक्ष्य हमने रखा है, ताकि इस क्षेत्र के अंदर और ज्यादा लोग इसमें जुड़े और उनका एक रोजगार का साधन खड़ा हो। हम मधुमक्खी पालकों को मधुमक्खी के बक्से, कॉलोनियों और उपकरणों में 85% तक की सब्सिडी भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। मुझे यह बताते हुए खुशी भी हो रही है कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने एकीकृत मधुमक्खी पालन विकास केंद्र, जो रामनगर में 20 करोड़ रुपए की लागत से गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला स्थापित करने की मंजूरी भी इसको दे दी गई है, जिसके ऊपर 20 करोड़ रुपए वो लगेंगे। मित्रों, मुझे यह भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि हमने मधुमक्खी पालन सहित बागवानी और कृषि विविधीकरण का एक प्रमुख स्तंभ हमने बनाया है। इस क्षेत्र के विकास के पर हमने विशेष हमारी सरकार ध्यान दे रही है। प्रदेश में वर्ष 2014 में कुल बागवानी क्षेत्र 1,17,000 एकड़ था, जो आज बढ़कर के 2 गुना हो गया है, यानी 2,60,000 एकड़ हमने बागवानी क्षेत्र के अंदर भी किया है। अभी भी मैंने अपने बजट भाषण के अंदर यह घोषणा की थी कि हम हरियाणा के अंदर 3 एक्सलेंसी सेंटर, उत्कृष्टता केंद्र वो बना रहे हैं और जल्दी ही उसके ऊपर काम भी चल रहा है, ताकि हमारा किसान की आय बढ़े और वो हॉर्टिकल्चर के अंदर भी आए। हम जैसे सिरसा की तरफ हम देखते हैं, वहां पर किन्नू की खेती बहुत ज्यादा हमारा किसान उत्पादन करता है। हिसार के अंदर स्ट्रॉबेरी की हम करते हैं, गुआवा की करते हैं, अमरूद की करते हैं। और हमने कहा है कि हमारा जो ये यमुनानगर और अंबाला पंचकुला का एरिया है, ये लीची का एक्सीलेंस सेंटर बने और यहां पर उत्कृष्टता केंद्र हो, ताकि हमारे किसान की आय बढ़े, और आय बढ़े तो उसको भी उसकी आय दुगनी से भी ज्यादा हो, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको लेकर के निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। और मुझे ये खुशी है बताते हुए आप लोगों के बीच में कि ये पहली बार इस सरकार ने निर्णय लिए हैं कि मेरे किसान को उसकी फसल का घाटा भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो सब्जी का किसान है आपके सामने है कि 2014 से पहले मेरा ही किसान था, आलू की ट्रेली भरी भराई सड़क पे झाड़ के चला जाता था। मालूम है ना आपको? आप लोगों ने भी किसी न किसी झाड़ी होगी कभी न कभी। आलू की ट्रॉली कितना वो अपने खेत के अंदर खर्च करके वो उत्पादन करता था, और जब उसको मूल्य, लाभकारी मूल्य की बात आती थी, उसको लाभकारी मूल्य नहीं मिलता था। उसको सड़क पर के ऊपर उस ट्रॉली को घेर करके अपने घर बिना पैसे के जाना पड़ता था, उसका खर्चा भी उसके घर गल में पड़ता था। और फिर ये लोग बोलते हैं विपक्ष के कि किसान की हालत खराब हुई है। परंतु मुझे खुशी है मित्रों, 2014 के बाद मेरा कोई भी किसान हरियाणा के अंदर जो सब्जी का उत्पादन कर रहा है, आज तक आपने एक भी ट्राली सड़क के ऊपर झाड़ी हुई हरियाणा के अंदर नहीं देखी है। उसकी भावांतर भरपाई देने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। भाइयों, मुझे खुशी है कि हमने अब तक हरियाणा प्रदेश के अंदर 30,000 किसानों के खाते में 135 करोड़ रुपया भावांतर भरपाई का पहुंचाने का काम किया है। अपने किसान को हमने उसको लाभकारी मूल्य मिले, इसकी गारंटी अगर किसी ने दी है तो ये डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसने ये गारंटी अपने किसान को दी है, ताकि उसको घाटा ना हो। और अगर बाजरे की बात करें आपके सामने, अगर उधर से महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी साइड या भिवानी साइड से हमारे लोग यहां बैठे होंगे, इनको मालूम है बाजरे की क्या स्थिति होती थी। आज उसकी भावांतर भरपाई भी देने का काम यही सरकार ने किया है। कैसे सरकार के किसान घाटे में क्यों जाए,
क्यों उसकी हालत खराब हो? जिसके ऊपर लगातार विपक्ष उंगलियां उठाता रहा है, किसान की हालत खराब हुई है। हमने अपने किसान के, बाजरे का जो किसान है, आज स्थिति ये है, इनको मालूम होगा, हम उसका ध्यान भी रखते हैं। आज राजस्थान पंजाब का किसान बाजरा अपना लेकर के हरियाणा में बेचने का काम करता है ताकि उसको लाभकारी मूल्य मिले। उसकी भावांतर भरपाई देने का काम हम कर रहे हैं। और मुझे खुशी है आप लोगों को बताते हुए कि हमने अब तक 928 करोड़ रुपया बाजरे के किसान को उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है ताकि उसको घाटा ना हो, उसको उसका लाभकारी मूल्य मिले। भाई ये सरकार कितनी गति से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। धीरे धीरे करके किसान को मजबूत और खुशहाल करने का काम ये सरकार कर रही है। परंतु विपक्ष किस प्रकार से दुष्प्रचार करता रहता है और बोलता रहता है कि किसान की हालत खराब है। भाई हालत तो थोड़े समय के अंदर खराब हुई है। मोदी जी के नेतृत्व में मेरा किसान संपन्न और खुशहाल हुआ है, इस बात को हमने समझने की जरूरत है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर इजराइल के सहयोग से 11 उत्कृष्टता के अंदर एक्सीलेंसी सेंटर वो बनाए हुए हैं। हमने प्रदेश में 750 IPOs का गठन वो किया है। हमारी सरकार IPOs को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण, जैसे आज आपकी कार्यशाला चल रही है, और तकनीकी मार्गदर्शन हमारी सरकार देती है। आज किसानों की, ये हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, मैंने अभी पिछले दिनों घोषणा की थी और उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया। आज हरियाणा के किसान की 100% फसल MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। और मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि हमने उस बात को भी ध्यान रखा है। अभी हमने कहा है, उसकी योजना रचना बना दी है कि मेरा ये कुरुक्षेत्र का एरिया, ये सनफ्लावर का एरिया, सूरजमुखी का एरिया है, यहां पर एक बहुत बड़ी मिल सनफ्लावर के ऑयल की लगेगी, सूरजमुखी के तेल की यहां पर शाहबाद के अंदर एक बहुत बड़ी मिल लगने वाली है। उसकी हमने पूरी रचना योजना कर ली है। और भाइयों, एक बड़ी मिल हमने रेवाड़ी के अंदर लगाने की तैयारी कर ली है। वहां पर भी, क्योंकि मस्टर्ड की बहुत ज्यादा पैदावार होती है। पूरा अगर भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, अगर इस क्षेत्र को आप लोग देखेंगे तो उसके अंदर सरसों का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि सरसों के तेल की एक बहुत बड़ी मिल हम रेवाड़ी के अंदर भी लगा रहे हैं। दोनों के दो हम PP मोड के ऊपर उसको लगाने का काम कर रहे हैं ताकि मेरे किसान को उसका लाभकारी मूल्य मिले। भाई ये सरकार का ये काम है, उसको एक ठीक दिशा देना, उसकी दिशा को भटकाना नहीं है। यहां तो उंगली ले देंगे, कहा भाई खड़े हो जा, कहा सड़क रोक लेगा। भाई आपके सामने है, किसान हमारा यही किसान है। पहले जो यह कह रहा था 2014 से पहले का बिजली नहीं आती, इब कोई कहा, इब कई किसान तो जो कह देगा ज्यादा ना बिजली दो, कहा ट्यूबवेल फेल हो जाएगा। फर्क है नहीं है, 24 घंटे बिजली दे रहे। गांव भी कुछ रह गए भी, हम लगभग 5,500 गांव के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे। 6,500 हमारे गांव हैं। अगर वहां के कोई बैठे हो तो समझाना चाहिए, कहते तुम भी 24 घंटे लो भाई, कुछ नॉर्मी तो है पूरे करने, यहाँ कहते करो कहते। और मुझे ये भी खुशी है, अभी हमारे राणा जी बात कर रहे थे कि पहले पैसे कहां आता था और आज कहां आता है। किसान को तो ये पता ही नहीं चलता था कि भाई तेरा इतना बड़ा लैंडलॉर्ड है या तेरे खाते में इतना पैसा हुआ। ये वो बैंक वाला तो उसकी और देखा बैंक कापी कितना पैसा है ऐसा, तभी उसने कर्जा दे। ये किसान नो बैंक वाला कहां देता कर्जा, नो बाहर काट देता, कहा तेरे पास ही नहीं है कुछ भी। कहा ये भाई भी कहां था। स्थिति तो ये थी, फसल घेर दी, क्योंकि मेरे को भी मालूम है फसल घेर दी। 6 महीने में किसान साहब करने जाया करा था, साल भी हो जाता है। और जब साहब करने जाया करा था उसके दिमाग में राहती मैंने फसल घेर रखी, आगे तो उसने पर्चा दे देते, कहा तेरे ना इतने ज्यादा पैसे ले गया, कहा था वो खा लिया, कहा था उल्ट का ज्यादा पैसे का पर्चा पकड़ा देते। मालूम है कि नहीं, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा।
है? सच्चाई है ना? मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो लोग ये झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, हमें उनसे सचेत रहना है, उनसे सचेत रहने की आवश्यकता है। मुझे खुशी है बताते हुए, जब से हमने किसान के खाते के साथ उसकी फसल को जोड़ा है, 12 लाख किसान के खाते के अंदर हमने अब तक 1,48,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डायरेक्ट उसकी फसल का पहुंचाया है। भाइयों, उसको भी मालूम हुआ है कि मेरी इतने की फसल है, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलता था कि मेरी फसल कितने की है, उसको पता ही नहीं चलता था। 1,48,000 करोड़ रुपया उसकी फसल का किसान के खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमने ये किया है। और मुझे ये भी खुशी है कि हमने अंग्रेजों के जमाने से एक अभियान लगा हुआ था हमारे किसानों के ऊपर, बड़े लंबे समय से 133 करोड़ रुपया उसका बकाया था। हमने आकर के निर्णय किया कि भाई ये सारा का सारा अभियान जो खड़ा है 133 करोड़ रुपया, इसने तो माफ करो और इस अभियान को भी जड़ से समाप्त कर दो। वो भी समाप्त कर दिया, भी आगे कोई अभियान मेरे किसान को नहीं देना पड़ेगा। हमने किसान की उस समस्या को समझते हुए, क्योंकि लिटिगेशन के अंदर था, हमारे जो पट्टेदार किसान थे जो पाकिस्तान से आए और यहां करके बस गए, वो काश्त कर रहे थे परंतु उनके नाम जमीन नहीं थी, लंबे समय से काश्त कर रहे थे। हमने ये निर्णय किया कि ऐसे सब किसानों को, जो पट्टेदार किसान थे, अगर 20 साल से ज्यादा उनको हो गए हैं तो उनको 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो जमीन उनके नाम कर दी जाए। ये निर्णय भी हमने किया है ताकि उस लिटिगेशन से उनको बचाया जा सका। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज भूमि की जोत ये लगातार छोटी होती जा रही है, इसलिए किसान भाई मधुमक्खी पालन करके अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। यह एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें कम जमीन की आवश्यकता होती है। भूमिहीन, कम पढ़े लिखे, यहां तक कि हमारी बहनें भी, महिलाएं भी प्रशिक्षण लेकर के इस व्यवसाय को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकती हैं। हमारा ये मानना है कि मधुमक्खी पालन विशेष तौर पर महिलाओं और युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा माध्यम ये बन सकता है। कई राज्यों में महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से माध्यम से शहद का उत्पादन कर रही हैं और हरियाणा में भी युवा स्टार्टअप्स के रूप में हनी ब्रांड लॉन्च करके न केवल अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं बल्कि प्रदेश की अलग से पहचान भी बना रहे हैं। मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। मैं आज यहां उपस्थित युवा किसानों से भी ये आह्वान करता हूं कि मधुमक्खी पालन आपके लिए एक आकर्षक स्टार्टअप का अवसर है। इसमें तकनीक का हम उपयोग करें, नए इनोवेशंस करें, वैल्यू एडिशन और ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से अपने उत्पाद को हम दुनिया में पहुंचाने का काम करें। हमारी सरकार आपकी हर कदम के ऊपर मदद करेगी। आपके वित्तीय सहायता से लेकर तकनीकी मार्ग तक सब कुछ हमारी सरकार उपलब्ध कराएगी। आज की यह कार्यशाला इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले ये यहाँ होने वाले विचार विमर्श जो आप यहाँ आज चर्चा विचार और हमारे वैज्ञानिक इसके अंदर बात रखेंगे, हमारे विशेषज्ञों का मार्गदर्शन और आप सभी का उत्साह मिलकर इस स्वीट क्रांति को नई ऊर्जा और नई दिशा प्रदान करेंगे। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज मुझे खुशी है कि जब मैं इस अवसर के ऊपर आप सबके बीच में आया हूं तो मैं आप सबके बीच में, क्योंकि हमारी सरकार द्वारा एक अनूठी योजना भावांतर भरपाई योजना वर्ष 2018 में शुरू की गई, जिसका मैंने जिक्र किया है,
और मैंने ये भी बताया है कि इसके माध्यम से, भावांतर भरपाई के माध्यम से हमने कितना पैसा किसान के पास पहुंचाने का काम किया है। इसके तहत मंडी में लागत से जो कम भाव मिलता है उसका दबाव मेरे किसान के ऊपर ना पड़े, कहीं ना कहीं उस दबाव से बाहर करने का काम इस भावांतर भरपाई से हम करें। मेरी जानकारी में यह भी आया है कि पिछले कुछ वर्षों में कच्चे शहद की कीमतों में काफी अस्थिरता रही है। इसका दाम जैसा बताया भी गया है कि 70 रुपये किलो भी हुआ है, जो कि लागत मूल्य से बहुत ज्यादा वो कम है। मैं अब मधुमक्खी पालकों को ऐसी स्थिति में घाटे से बचाने के लिए आज इस मैं मंच से जब मैं आप लोगों के बीच में आया हूं, बागवानी फसलों की तर्ज पर शहद को भी भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया जाएगा। आपकी सबकी समस्या का समाधान हो जाएगा अब। और अभी तक कहीं पर भी शहद की बिक्री मंडी के लिए मंडी नहीं थी। इस स्थिति को देखते हुए हमारा जो मधुमक्खी केंद्र रामनगर पर शहद विपणन केंद्र की व्यवस्था वहां पर की जाएगी, ताकि हमारा जो शहद का किसान है वो वहां पर उसको ले जा सके। वहां पर शहद की बिक्री और शहद की जांच की सुविधा मुहैया कराई जाएगी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है कि 20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने वहां पर उसकी टेस्टिंग के लिए वो दिया है। जल्दी ही वो बन करके तैयार होगा। मधुमक्खी पालकों को अपने शहद का उचित मूल्य मिल सके, इसके लिए आज हमने यहां यह घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने वर्ष 2017 में देश का पहला मधुमक्खी केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थापित किया था। अब हमने रैशनलाइजेशन के तहत इस केंद्र का दर्जा बढ़ा करके राष्ट्रीय स्तर का इंस्टीट्यूट बनाने का फैसला लिया है। आने वाले समय में इस इंस्टीट्यूट में मधुमक्खी पालन पर उन्नत वैज्ञानिक तकनीकों पर अनुसंधान भी किया जाएगा। मैं आप सबको आज इस अवसर पर जन्माष्टमी के महापर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आइए इस ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा दें और हरियाणा को देश का हनी हब बनाने का हम काम करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।